नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज पहाड़ बहुत बदल गए हैं। गांव-गांव सड़कें पहुंच गई हैं। वहां अस्पताल हैं, स्कूल हैं। पहाड़ पर टूरिस्ट भी खूब पहुंच रहे हैं। कस्बों में भी खूब रौनक दिखाई दे रही है। जरा सोचिए, आज से 70-75 साल पहले यहां कैसे हालात रहे होंगे। किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते होंगे। उस पर पढ़ लिख कर सेवा का संकल्प लेना आसान तो नहीं रहा होगा। उस सब के बावजूद भगत सिंह कोश्यारी जी ने पहाड़ के लोगों की सेवा का संकल्प लिया। आज वो 80 बरस के हो चुके हैं, फिर भी लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। पर्वतों से होड़ लगाना आसान नहीं, अपने और परायों में फर्क नहीं करना आसान नहीं है। हिम्मत उसी में जिसने उसूलों पर जी है जिंदगी। भूखंडों के तो कई मालिक बने, लेकिन आसमां से ऊंचाई उसी ने पाई, जो भूखा रहकर भी लोगों की फिक्र करता रहे। जीवन में जब कुछ नहीं था, तब भी वो लोगों के बीच में रहा। आज सब कुछ है, फिर भी वो लोगों के बीच में है। उसके लिए न तब कोई पराया था और न अब कोई पराया है। वो दिवाली राजभवन में नहीं, गांव में मनाता है ऐसी शख्सियत उसकी। पर्वतों को भी उसने झुका दिया है। वो भूखंडों का स्वामी नहीं, गरीबों के दिलों का राजा है। उसे न किसी का डर है, ना किसी का भय। जिंदगी के सफर में ना जाने कितनों को उसने राह दिखाई। जो अपने थे उनकी उंगली तो पकड़ी ही, जो पराए थे उनको भी राह दिखाई। सियासत के आसमान पर वो अकेला नहीं चमका। जो साथ आया उसे साथ रखा, जो दूर गया उसे भी रोशन किया। ना कोई उसका विरोधी है, ना उसने किसी को पराया समझा है। तभी तो 80 बरस की उम्र में भी उसका सूरज चमक रहा है। असल में भगत दा ने जिस वक्त सेवा का संकल्प लिया, उस वक्त उनके लिए कोई भी निर्णय करना आसान नहीं था। वो 9 बहनों के बाद पैदा हुए थे। कठिन परिस्थितियों में माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया था। वो नौकरी करते तो परिवार की मदद होती, लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं। वो अपने फैसले पर हमेशा डटे रहते, कभी इधर उधर नहीं जाते। लोगों की सेवा का संकल्प जो उन्होंने लिया था, उसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जिंदगी की डगर उसकी भी आसान न थी, जिम्मेदारियां उसके पास भी कम न थी। फिर भी चुनौतियों से उसने मुंह ना मोड़ा। समाज सेवा के लक्ष्य से कदमों को पीछे ना खींचा। छात्र जीवन में ही उसने तय कर लिया था, समाज सेवा को ही लक्ष्य बना लिया था। तब ना पास में धन था, ना ही मददगार। फिर भी उसने कठिनाइयों और परेशानियों से जीना चुराया। उसने मन ही मन ठान ली थी, जो लक्ष्य तय किया था उससे पार पाने की इच्छा थी। लेकिन राह आसान ना थी। एक वक्त ऐसा भी था जब उसके पीछे चलने वाला कोई ना था। उसे जिस रास्ते पर चलना था वो आसान ना था। पहाड़ों की कठिन पगडंडियां थी, पथरीले कटीले रास्ते थे, पर्वतों की ऊंचाई भी बहुत अधिक थी। फिर भी वो निराश नहीं था। उस वक्त भी उसमें आसमान छूने का जज्बा था। जिस दिन उसने समाज सेवा की शपथ ली, उसी दिन से उसे कठिनाई का अंदाजा हो गया था। लेकिन जैसे जैसे चोटियों की तरफ कदम बढ़ाया, पर्वत झुकते चले गए, मानो उसी का इंतजार कर रहे थे। उसके कदम जितने आगे बढ़ते गए, पीछे से चलने वाले भी उतने ही झुकते गए। इन दो वक्तों के बीच काफी फासला था। कल वो अकेला चला था, लेकिन आज उसके पीछे
कारवां था। वक्त बीतने के साथ उसने काफी दूरी तय कर ली थी, लेकिन अब उसके पीछे काफी भीड़ जुट चुकी थी। अपने इस सफर में ना जाने वो कितनी बार भूखा प्यासा रहा, फिर भी वो अपने इरादों पर चट्टान की तरह अडिग रहा। वो लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल हुआ। जो उसके साथ जुड़ा, उन्हें भी उसने लोगों से जुड़ना सिखाया। भूख प्यास में भी उन्हें चलना सिखाया। अपने चिंतन से उसने अपने दल को मजबूत किया। उसने ऊंची तालीम हासिल की थी। अंग्रेजी में एमए तक की शिक्षा पाई थी। वो चाहता तो नौकरी कर आसान जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना किया। शिक्षक बनकर बच्चों के भविष्य का निर्माण किया। विद्यालय खोलकर शिक्षा की अलग जगाई। उसने अपने जीवन को साध लिया था। ना महंगे वस्त्रों की चाहत थी, ना ही चटपटे भोजन की जरूरत। नरम गद्दों को त्याग वो तख्त पर सोता था। खिचड़ी खाकर जीवन चलाता था। साधारण वस्त्र पहनकर यात्रा करता था। वो पहाड़ की जमीन पर नए युग का गांधी था। अब वो किसी का भाई बंधु नहीं, उनका अपना भगतदा था। जोड़ घटाना उसने कभी नहीं किया। सियासत को भी रुतबे का साधन माना नहीं। समाज सेवा ही उसका लक्ष्य रहा। तभी तो सच को सच बोलने की हिम्मत जुटा पाया। वो कल भी फकीर था, आज भी फकीर है। राजभवन पहुंचकर भी वो राजा नहीं, फकीर ही है। कोश्यारी जी का सियासी कद आज बहुत बड़ा है। उसके बावजूद वो आम लोगों से बेहद सरल और सहज होकर मिलते हैं। उसकी वजह भी है, उन्होंने कभी भी सियासत को रुतबे का साधन नहीं माना। वो साधारण भोजन करते, साधारण वस्त्र पहनते। उनके व्यक्तित्व में पहाड़ की एक संपूर्ण झांकी नजर आती है। उन्हें पहाड़ के सियासत में फकीर भी कहा जाता है। उन्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी विधायक और सांसद बनने के लिए पार्टी से टिकट की कोई डिमांड नहीं की। इसलिए उनके जानने वाले कहते हैं कि विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और राज्यपाल बनने के बाद भी वो फकीर ही हैं। उसे न दौलत कमाने की चाहत है और न ही शोहरत कमाने का शौक। कर्म ही उसकी जिंदगी का हिस्सा है, सेवा ही उसका धर्म है। जब वो विद्यार्थी था तब उसने स्कूल और कॉलेज में साथियों को राह दिखाई। गांव-गांव घूमकर जन सेवा की अलख जगाई। जब शिक्षक बना तो उसने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उसने जब सियासत में कदम रखे तो समाज को नई दिशा दी। धरती पर जीवन चक्र नया नहीं है। न जाने कितने लोग इस धरती पर जन्मे और भूखंडों के स्वामी बने, लेकिन उन्हें कोई नहीं जान सका। राजा रामचंद्र लोगों के दिलों पर बसे। सदियां बीत गई, कोई उन्हें भुला नहीं सका। वो भी भूखंडों का स्वामी नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों का राजा है। छोटा हो या बड़ा, हर किसी का भगतदा है। तभी तो 80 बरस की उम्र में भी उसका सूरज चमक रहा है। उसकी सियासत में आने से पहले राजनीति रहस्यमयी लगती थी, मानो सियासत कोई तिलस्मी दुनिया हो। वो लखनऊ पहुंचा तो लोग लखनऊ पहुंचे, वो देहरादून आया तो लोग वहीं जुटने लगे। कल तक जिन मंत्रियों को देखना नसीब ना था, जब वो मंत्री बना तो घर दफ्तर कहीं खाली ना था। हर जगह लोगों का जमावड़ा ही जमावड़ा था। ये एक अद्भुत बात थी। असल में वही लोकतंत्र की असली तस्वीर थी। सियासत की तिलस्मी दुनिया खत्म हो चुकी थी। राजनीति की दुनिया अब छुपी न थी।
मौसम बदल चुका था, सियासत भी बदल चुकी थी। प्रदेश में भगत दा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी थी। आला कमान ने जन भावना को समझने में जरा भी देर न लगाई। भगत दा को मंत्री से मुख्यमंत्री बनाने में समझदारी दिखाई। शासन सत्ता की बागडोर ने उसे कभी प्रभावित नहीं किया। उसने अपने आप में कभी बदलाव नहीं किया। उसके शासन में रोक टोक ना थी, किसी के मिलने में बाधा ना थी। शासन करने वालों को भी उसने रास्ता दिखाया, भारत के दर्शन को उन्हें समझाया, राजधर्म के कर्तव्य को बतलाया, अपना पराया छोड़कर सबके लिए काम करना सिखाया। वो दल में रहकर भी दलगत नहीं हुआ। सियासतदानों को उसने दलों की सीमा से परे होकर काम करना सिखाया। वो एक का होकर कभी नहीं रहा, तभी तो वो उत्तराखंड के जन जन का नेता बन पाया है। व्यक्तित्व उसका ऐसा, सियासत में होकर भी उसका कोई विरोधी नहीं है। वो अपने चिंतन और विचारों पर अडिग, लेकिन सबको राह दिखाता है। इस सच को स्वीकार करो। राजभवन को कब आम आदमी ने देखा था? नेता आया जाया करते थे, आम लोग गेट पर जाकर ही लौट जाया करते थे। जब भगत दा राजभवन पहुंचे तो आम आदमी भी राजभवन पहुंचा। अब वहां भी चहल पहल नजर आती है, आम लोगों की भीड़ नजर आती है। जनता सीधे उनसे अपने मन की बात कह पाती है। भारतीय राजनीति में भगत दा का व्यक्तित्व तो बेहद सरल है, लेकिन वो कड़क उसूलों वाले व्यक्ति हैं। वो तय वक्त पर काम करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि जब वो उत्तराखंड में ऊर्जा मंत्री थे, तब उन्होंने उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना देखा और कई जल विद्युत परियोजनाओं को हरी झंडी दी। वो कोश्यारी जी ही थे जिन्होंने राजनीतिक नुकसान की जानकारी होने के बावजूद टिहरी डैम के कपाट बंद करने का साहस किया। यही नहीं, जब वो संसद की याचिका समिति के अध्यक्ष बने तो उन्होंने सेना की 45 साल पुरानी वन रैंक वन पेंशन की मांग पर अध्ययन किया और रिपोर्ट पेश की। उसमें जोश है, जज्बा है, मन में कुछ करने की तमन्ना भी है। उसे ना खाने की सुध है और ना ही सोने की चिंता। काम ही काम उसकी जिंदगी का हिस्सा है। उसे अपनी नहीं, लोगों की फिक्र है। तभी तो 80 बरस की उम्र में भी भीड़ से घिरा रहता है। उसके चेहरे पर कभी थकान नजर नहीं आती। हर वक्त मुस्कुराहट ही उसकी पहचान है। वो संघर्षों से खड़ा हुआ है। उसने अपनी पहचान खुद बनाई है। सियासत की जमीन पर वो अलग नजर आता है, तभी तो लोगों की उस पर आशा और उम्मीद है। निराश कभी उसने लोगों को किया नहीं। जो पास आया उसे गले लगाया, जो साथ चला उसे उंगली पकड़कर रास्ता दिखाया। लेकिन जब जब उसने कदम बढ़ाए, भीड़ उसके साथ नजर आई। सियासत के आसमान पर कई सितारे जगमगाए हैं। उनमें से कुछ टिमटिमाए हैं, कुछ झिलमिलाए हैं और कुछ रोशनी बिखेर रहे हैं। लेकिन वो अलग ध्रुव तारे की तरह अटल दिखा। वो अकेले रोशन नहीं हुआ, लोगों को भी रोशन किया। उसने ना कभी गरूर किया, ना ही किसी को सियासत की ताकत दिखाई। वो खुद लोगों के बीच गया, उनकी ताकत को उसने सलाम किया। आज वो गदगद है क्योंकि उसके पास मानव भीड़ का समुद्र है। अपने और परायों में वो फर्क नहीं करता। वो एक के लिए नहीं, सभी के लिए लड़ता है। सियासत की जमीन पर उसने एक लंबी दूरी तय की है। अपनी इस यात्रा में उसने किसी के कंधे का सहारा नहीं, बहुतों को सहारा दिया है। राजनीति में एक लंबा अरसा बिताने के बाद भी वो शिक्षक ही है। तभी तो इधर उधर की नहीं, सीधी बात करता है। उसके शौक भी गजब के हैं। वो राजभवन में रहकर भी खिचड़ी खाता है।
साधारण वस्त्र पहनकर लोगों के बीच पहुंचता है। उसकी एक झलक ही उत्तराखंड की झांकी दिखला देती है। वो असाधारण होकर भी साधारण रहता है। गांव और दूर दराज के लोगों के साथ भी भोजन करता है। तभी तो महामहिम बनने के बाद भी भगत दा कहलाता है। वो व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। उसके जीवन में भारत का दर्शन है। भगत दा की पहचान एक राजनीतिज्ञ की है, लेकिन वो राजनीति में बाद में आए। वो अपने छात्र जीवन में ही समाज सेवा के कार्यों से जुड़ गए थे। वो चाहते थे उनके इलाके में स्कूल खुलें, समाज में शिक्षा को लेकर जागरूकता फैले और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। उन्होंने शिक्षक, पत्रकार और समाजसेवी के रूप में बरसों तक कार्य किया और जब राजनीति में कदम रखा तब भी समाज सेवा के कार्यों से वो जुड़े रहे। भगत दा के जानने वाले कहते हैं कि वो अपने बचपन को कभी नहीं भूल पाए, इसलिए हमेशा लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के प्रयास में लगे रहते हैं। आज वो सियासत के आसमान पर है, फिर भी वो अपने बचपन को भूला नहीं है। तब से अब तक ना जाने कितना वक्त बदल गया है, लेकिन उसका कोई दोस्त उससे छूटा नहीं है। उसे अपने बचपन की सारी बातें याद है, मानो कल ही का वक्त हो। वो खेत खलियानों में खेला करता था, दोस्तों के साथ जंगल भी जाया करता था। उसकी पढ़ने में भी बहुत रुचि थी, तभी तो उसने उस जमाने में भी ऊंची तालीम हासिल की थी। उसे पढ़ने में बहुत मुश्किलें आई थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसके जितनी भी बार स्कूल बदले, उतनी बार दोस्त पीछे छूटे, लेकिन वो उन्हें भूला नहीं। जब जिसने उसे याद किया तब उसने उसे अपना करीब पाया। राजनीति में आने से पहले ही उसके दोस्तों की एक श्रृंखला बन चुकी थी। सियासत में भी उसके नए दोस्त बने, लेकिन बचपन के दोस्तों की बात ही कुछ अलग थी। उनका अपनापन गांव की मिट्टी की खुशबू की तरह अलग थी। जब से वो सियासत में आया तब से वो अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल पाया। उसके मिलने वाले एक नहीं हजारों होते हैं, जिनमें पहाड़ के गांव से आए हुए उनके मित्र भी होते हैं। उसे अपने दोस्तों से बात करने में बहुत खुशी होती है, तभी तो मुंबई के राजभवन से भी वो दोस्तों को फोन लगाता है, जिनसे वो घर गांव की बातें पूछता है। पहाड़ की सियासत में वो अनोखा नेता है, जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीता है। भगत दा आज सियासत के आसमान पर हैं। वो चाहें तो आम लोगों से दूरी बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो आज भी लोगों से बेहद सादगी के साथ मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। कई बार तो वो अपने पुराने दोस्तों को भी फोन लगा देते हैं, जिससे वो रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर चर्चा करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वो अपने पुराने मित्रों से जुड़े रहें। पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उनका संवाद होता रहता है। वो उनसे विकास कार्यों से जुड़ी बातें करते हैं, पार्टी और संगठन के बारे में जानते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। वो इंसान है क्योंकि उसमें इंसानियत है। सियासत के आसमान पर होने के बावजूद नरम दिल है। आम आदमी उससे आसानी से मिल सकता है, उसमें तनिक भी अभिमान नहीं है। वो हरदम लोगों को गले लगाने को तैयार रहता है। ऐसा कब हुआ? ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे की ओर किसने देखा? उसने अपनी यात्रा में काफी ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन हरदम नीचे खड़े लोगों को याद किया। पहाड़ की पीड़ा को कौन जानता है? आपदाएं, विपदा वो अकेले झेलता है। लोगों को तो उसमें सुंदरता ही नजर आती है। बात तो तब है जब पहाड़ के दर्द को कोई जी ले, लेकिन ऐसा मनुष्य कहाँ जो पहाड़ के जहर को पी ले। जो पहाड़ से निकला तो फिर कभी नहीं लौटा, लेकिन उसने हमेशा पहाड़ की फिक्र की। एक बार वो मैदान में जरूर गया, जब पहाड़ की याद आई तो वापस लौट आया। पिथौरागढ़ में उसने शिक्षा की अलग जगाई, दूर दूर जाकर विद्या की जागरूकता फैलाई। लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया, लेकिन कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। सेवा को अपना धर्म बनाया। उसने एक नहीं हजारों को मित्र बनाया। न जाने कितनों को जीवन जीना सिखाया। उसने पहाड़ को भी जिया, पहाड़ के जहर को भी पिया।
तभी तो व्यक्ति से व्यक्तित्व बना। वो सूरज चांद की तरह अटल है, ना वो कभी डिगा है, ना कोई उसे डिगा सकता है। आज वो 80 बरस का हो गया है, फिर भी निर्णय लेने की उसमें अद्भुत क्षमता है। सियासत में उसने दर्जनों पदों को सुशोभित किया, लेकिन कभी अभिमान नहीं किया। हमेशा अपने कदमों से राह बनाई, नई पीढ़ी को अपने अनुभवों से राह भी दिखाई। उसके मित्रों में गुलदस्ते की झलक है। गरीब, पिछड़े, वंचितों से उसका नाता है। सर्व समाज का वो नेता कहलाता है। बचपन के दोस्तों को भी वो कहाँ भूल पाया है। उसका जोश युवाओं से भी दुगना है। उसकी चाल भी काफी तेज है। वो चलने में अब भी नौजवानों को पछाड़ देता है। अपने गुणों से वो सबका भगत दा कहलाता है। भगत सिंह कोश्यारी उन चंद नेताओं में शुमार हैं जिन्हें संस्कृति, कला और साहित्य से बेहद प्रेम है। वो अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं, कला लोगों को आपस में जोड़ती है क्योंकि इसका संबंध हृदय से है, मस्तिष्क से नहीं। वहीं वो मातृभाषा को लेकर भी काफी जोर देते हैं। उनका मानना है कि अगर बच्चों को शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो उनकी शिक्षा बेहद सहज हो जाएगी और वो अपनी भाषा में अधिक सीखेंगे भी। बहुत खूबियां हैं उनमें जिन्हें शब्दों में ढाल पाना आसान नहीं। गुणों की खान है वो, विवादों से उसका नाता नहीं। उत्तराखंड की सियासत की जमीन में सबसे बुजुर्ग लेकिन सबके करीब है वो। लोक संस्कृति से है उसको प्यार, मातृभाषा से भी है अनुराग। खाली होते पर्वतों की करता है चिंता, पर्यावरण का भी है उसको ख्याल। भारत की माताओं का दर्शन उसने अपने शब्दों में समझाया है। भूखी रहकर माता सबको खिलाती है, लेकिन अपने मन की पीड़ा किसी को नहीं कहती है। यही है भारत का दर्शन, उसने अपने शब्दों में बतलाया है। कला का संबंध भी वो मस्तिष्क से नहीं, हृदय से बतलाता है। तभी तो बार बार कहता है, साहित्य, कला और संगीत मनुष्य को जोड़ता है। सियासत का विनम्र चेहरा है वो, लेकिन उसूलों का कड़क शिक्षक है वो। सिद्धांतों से उसने कभी नहीं किया समझौता, फिर चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। कई दोस्त उससे दूर हुए, फिर जब उसे जान पाए तो करीब आए। वो अपने लिए कभी नहीं लड़ा, जनता का वो सिपाही है, इसीलिए जनता के हितों की लड़ाई लड़ता है। तभी तो वो 80 बरस की उम्र में लोगों की भीड़ से घिरा रहता है। कौन कहता है धरती पर सितारे नहीं चमकते हैं? 80 बरस की उम्र में भी उसका सूरज चमक रहा है। जरा गौर से देखो, क्या उसकी चमक किसी सितारे से फीकी नजर आ रही है? वो अकेले नहीं, कई लोगों को रोशन कर रहा है। कोश्यारी जी के व्यक्तित्व को चंद शब्दों या कविताओं में समेटना आसान नहीं है। उनका व्यक्तित्व काफी विराट है, जिस पर कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। हम आगे भी उनके लिए कुछ ऐसी ही चीजें आपके सामने पेश करते रहेंगे और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी रेशु त्यागी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।